नमस्कार, स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छाया। और बढ़ते हैं खबरों की ओर स्पीड अंदाज में, जहां सऊदी अरब ने 11 महीने चली बातचीत के बाद आखिरकार पाकिस्तान को $2 अरब का नया कर्ज दे दिया है। मंगलवार को इसका ऐलान फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार ने किया। डार ने इसके लिए सऊदी सरकार का शुक्रिया अदा भी किया। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। सबसे शक्तिशाली सेना के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। रक्षा संबंधी डेटा रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2023 में दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण कर रही रैंकिंग जारी की गई है। चीन के चांगचुंग प्रांत में रहने वाली गोविन ये ने 29 साल की उम्र में फैसला किया कि वे मां बनना चाहती हैं, पर शादी किए बिना। हालांकि चीन के मौजूदा कानूनों के चलते ऐसा संभव नहीं है, इसलिए इन्होंने अमेरिका और रूस जाकर IVF की मदद से 2 बेटियों को जन्म दिया। पहली बच्ची 2017 में हुई थी, जबकि दूसरी हाल ही में हुई है। अमेरिका में 8वीं तक के स्कूली बच्चे अरबों डॉलर की राशि खर्च होने के बावजूद अपेक्षित शैक्षणिक फायदे हासिल नहीं कर पाए। मैथमेटिक्स और रीडिंग में उनका प्रदर्शन और खराब हुआ है। कुछ मामलों में तो वे महामारी के बाद और भी पीछे जा रहे हैं, जबकि माना ये जा रहा था कि बच्चे तेज गति से सीख रहे होंगे। ये दावा गैर लाभकारी संस्था नॉर्थ वेस्ट इवैल्यूएशन एसोसिएशन की देशव्यापी स्टडी में किया गया है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आने वाली सीमा गुलाम हैदर को वहां के आतंकी संगठन पाकिस्तान लौटने को कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो बलूचिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने जारी किया है। इसे पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट ने शेयर किया है। अमेरिका में चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड रेप से जुड़ा बड़ा स्कैंडल सामने आया है, जहां 63 साल के फुटबॉल कोच को गिरफ्तार किया गया है। उस पर अनगिनत बच्चों और खासकर लड़कों से रेप का आरोप है। इनमें से 10 के वीडियो भी सामने आ चुके हैं। नेपाल में मंगलवार को लापता हुए हेलीकॉप्टर का मालबा बरामद हो गया है। हिमालयन टाइम्स के मुताबिक मलबे के पास से 6 शव भी बरामद हुए हैं। मालबा लिखू के पीके गांव और दूधकुंडा नगर के बॉर्डर के पास मिला, जिसे लामा जुरा डांडा भी कहा जाता है। गांव के नागरिकों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी है। पाकिस्तान में तेज बारिश और खराब मौसम के चलते अब तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 151 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 6 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। मरने वालों में से 16 महिलाएं और 37 बच्चे भी शामिल हैं। मौसम संबंधी आपदा के बीच 97 घर भी ढह चुके हैं। रूस की प्राइवेट मिलिट्री के नाराज लड़ाके 24 जून को हुए विद्रोह के दौरान देश के परमाणु ठिकानों के नजदीक पहुंच गए थे। न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लोकल लोगों ने इसकी पुष्टि करते हुए कई वीडियोज भी पोस्ट किए हैं। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के वोटों की गिनती हुई। अब तक के नतीजों में टीएमसी सभी विपक्षी पार्टियों से आगे चल रही है। वोटों की गिनती आज भी जारी रहेगी। शाम तक नतीजों का ऐलान होने की संभावना है। दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया की फ्लाइट में क्रू मेंबर के साथ बदसलूकी करने वाले नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी पर वॉशरूम तोड़ने और पैसेंजर्स के साथ मारपीट की कोशिश करने का आरोप है। चार दिनों से जम्मू में रुकी अमरनाथ यात्रा मंगलवार दोपहर फिर से शुरू हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच 7,800 से ज्यादा यात्रियों का 10वां जत्था बुधवार सुबह बेस कैंप से रवाना हुआ। इसमें बालटाल और पहलगाम दोनों रूट के यात्री शामिल थे। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों ने धर्मों के बीच सद्भाव बढ़ाने और शांति कायम करने को लेकर चर्चा की। मीटिंग में देश की विविधता को लेकर भी बातचीत हुई। पीएमओ ने ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी है।
बेंगलुरु में एक टेक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पिछली कंपनी के सीनियर ने 2 लोगों की मिलकर हत्या कर दी। हमलावरों ने एरोनिक्स इंटरनेट कंपनी के एमडी फणींद्र सुब्रमण्यम और सीईओ वीनू कुमार पर ऑफिस में घुसकर तलवार से हमला किया। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अस्पताल ले जाते समय दोनों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फणींद्र और वीनू ने नई कंपनी शुरू की थी, जिससे पिछली कंपनी के सीनियर को आर्थिक नुकसान हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गरीबी कम करने के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। भारत में 2005-6 से 2019-21 के बीच 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यह जानकारी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सामने आई है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैरकानूनी है। कोर्ट के इस आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर बने रहेंगे, जब तक सरकार को नए चीफ की नियुक्ति करनी होगी। पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण ने मंगलवार को एक महिला पत्रकार का माइक तोड़ दिया। महिला पत्रकार ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ब्रजभूषण से सवाल पूछने शुरू किए। ब्रजभूषण ने किसी भी सवाल का सही ढंग से जवाब नहीं दिया। गाड़ी में बैठते वक्त ब्रजभूषण ने जबरन दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त महिला पत्रकार का हाथ व माइक अंदर की तरफ था, जिससे माइक नीचे गिर गया और ब्रजभूषण ने सुरक्षाकर्मी ने जबरन महिला पत्रकार का हाथ बाहर झटक दिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को कहा कि हिंदुस्तान में कोई धर्म खतरे में नहीं है। भारत में सभी को बराबर का हक है। भारत उन सांस्कृतिक और धर्मों का मिश्रण रहा है जो सदियों से सद्भाव से रह रही है। डोभाल दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक कार्यक्रम में यह बोल रहे थे। दिल्ली में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, यहाँ गीता कॉलोनी में फ्लाईओवर के पास लड़की का शव मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाईओवर के पास बॉडी के कई टुकड़े बिखरे हुए थे। पुलिस को सुबह सूचना 9 बजे मिली और लड़की की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पंजाब के बरनाला जिले में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर और डिप्टी कमिश्नर के घर के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए हैं। वन विभाग और सीएम भगवंत मान के सरकारी बैनर पर भी नारे लिखे गए हैं। बरनाला से हंडियाया रोड पर जाने वाली सड़क पर डीसी दफ्तर और उनका घर है, जहां पर यह नारे लिखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून के साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से खूब तबाही हुई है, यानी डबल इंजन की बारिश ने पहाड़ों पर सब तहस नहस कर दिया है। 3 दिन में ही 27 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश में इससे 1299 सड़कें, 4000 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर और 700 से ज्यादा पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। करीब 4000 करोड़ की सरकारी व निजी संपत्ति तबाह हुई है। पंजाब के कोटकपुरा में बारिश के कारण घर गिर गया, जिसमें दबने से पति, पत्नी और बच्चे की मौत हो गई है। वहीं लुधियाना के बुढ़ा दरिया का बांध टूट गया है। इससे पानी आसपास के इलाकों में घुस गया। ताजपुर रोड पर कई डेयरियां पानी में डूब गई हैं। वहीं संगरूर के टोहाना के मूनक के बीच घग्गर 2 जगहों पर टूट गई है, जिसके बाद दोपहर तक फतेहाबाद के गांवों में पहुंचने का डर बना हुआ है। हरियाणा में 3 दिनों तक हुई आफत की बारिश से 7 जिलों में हालत खराब हो गए हैं। अंबाला में बाढ़ ने रेलवे लाइनों को भी नुकसान पहुंचाया है। बारिश के कारण विश्व धरोहर कालका शिमला रेल सेक्शन पूरी तरह से प्रभावित है। रेल मार्ग पर पेड़ और मलबा गिरा हुआ है, जिसके बाद इस रूट पर 16 जुलाई तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी। उधर अंबाला न्यू सहारनपुर रूट पर हसीदपुर के पास रेलवे लाइन के नीचे से जमीन खिसक गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ अहम बैठक की। करीब 2 घंटे चली इस बैठक को लेकर वीडी शर्मा ने बताया कि जल्द ही मध्य प्रदेश में विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की जाएगी। वहीं विजय संकल्प अभियान को कांग्रेस ने सभी तरह से फेल घोषित कर दिया है।
बीजेपी कार्यालय में लगभग 2 घंटे चली अमित शाह की बैठक चुनावी मंथन को लेकर रही। इस बैठक में चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्हें विजय संकल्प अभियान चलाने की जानकारी मीडिया से साझा की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान जनसुनवाई कक्ष में एक पीड़ित महिला गंभीर हालत में न्याय की गुहार लगाने पहुंची। वहीं पीड़ित महिला लक्ष्मी कुशवाहा ने बताया कि उसने अपनी समस्या को लेकर पड़ाव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई थी, जिस पर थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इस मामले को लेकर जब एडिशनल एसपी ने पड़ाव थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। डिंडौरी जिले के शहपुरा नगर में समान नागरिकता कानून को लेकर ग्राम पंचायत सरपंचों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राधेश्याम कोकड़िया ने समान नागरिकता कानून के बारे में सरपंचों से चर्चा करते हुए जानकारी दी और ग्राम पंचायत सरपंचों के हक अधिकार सहित विधि की जानकारी देते हुए सरपंचों को ग्राम पंचायत विकास करने का संदेश दिया गया। ग्वालियर में मकान के कब्जे में को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित ने जनसुनवाई में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर नगर में निगम में दैनिक वेतन भोगी पद पर पदस्थ होने और 3.5 साल का पीएफ जमा करने की मांग को लेकर इको ग्रीन के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने तमाम बार बातचीत करने के बावजूद ये कर्मचारी हड़ताल खत्म करने को राजी नहीं है और इनकी मांगें पूरी करना निगम स्तर पर संभव नहीं है। वहीं हड़ताल के चलते शहर में कचरा कलेक्शन का काम प्रभावित हो रहा है। गुना जिले के मधुसूद नगर इलाके में 45 वर्षीय एक महिला ने 70 वर्ष के बुजुर्ग की जूते से पिटाई कर दी। जहां महिला ने बुजुर्ग पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई की। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने बुजुर्ग के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला बुजुर्ग की पिटाई करती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी और अन्य पेंशनर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। पेंशनर एसोसिएशन का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, महंगाई भत्ता और भुगतान ट्रेजरी से हो। फिलहाल यह विद्युत वितरण कंपनी से हो रहा है, क्योंकि कंपनी का कभी भी निजीकरण हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें धारा 49 का हवाला देकर उनके लंबित भुगतान का छत्तीसगढ़ सरकार की परमिशन के चक्कर में भुगतान नहीं किया जा रहा है। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में विवाहिता से दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। बता दें कि विवाहिता नीतू से ससुराल वालों के खिलाफ उसे दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप है। दरअसल नीतू को 2 लड़कियां होने से उसके ससुराल वाले उससे काफी नाराज हैं और कम दहेज लाने पर उससे मारपीट किया करते थे। इन सब की वजह से पिछले 8 सालों से परेशान थी। वहीं 2 महीने पहले इसी बात को लेकर नीतू से मारपीट की गई थी, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान कुछ दिन पहले मौत हो गई। लेकिन अब तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जो प्रशासन की कमजोरी को जाहिर करती है। बुधनी में वन विभाग की टीम ने अवैध सागौन लकड़ी तस्करों पर बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि वन विभाग परिक्षेत्र लाड़कुई के अंतर्गत सागौन के 31 नग लट्ठे अवैध परिवहन कर रहे महिंद्रा बोलेरो पिकअप को साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं जब्त किए गए वन उपज की कीमत 8,50,000 रुपए आंकी गई है। पंजाब के होशियारपुर डबल मर्डर केस के आरोपियों को पुलिस ने शहडोल से गिरफ्तार किया है। दरअसल 22 नवंबर 2020 को दीपावली की रात को पंजाब के होशियारपुर में आरोपी ने अपनी पत्नी और एडवोकेट की हत्या फिल्मी स्टाइल में की थी। इसके बाद आरोपी आशीष कुशवाहा पंजाब से फरार हो गया था। तब से लेकर अब तक पंजाब पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच करती हुई पंजाब पुलिस सोमवार को शहडोल पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लगाया गया एस्मा। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को तोड़ने के लिए सरकार ने लगाया एस्मा आदेश के खिलाफ
कल संविदा कर्मचारी जल सत्याग्रह करेंगे। कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशल देव तिवारी ने यह ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस की युवा इकाई चुनावी साल में नए नए तरीकों से जनता के बीच पहुंचने में लगी है। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस की भूपेश है तो भरोसा है डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस अभियान में लोगों के घर घर जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और राज्य सरकार की नीतियों की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। साथ ही भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए आम लोगों से संवाद करने के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के युवाओं से सीधा संवाद करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में युवाओं से सीधा संवाद का जिक्र किया है। रायपुर में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान संदीप शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में पीडीएस के 600 करोड़ घोटाले पर खाद्य मंत्री से जवाब मांगा है। साथ ही वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है कि नई नियुक्ति उनकी स्वीकृति के बिना ना हो। यह बताता है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक कंगाली की हालत में है। साथ ही लफ्जियात को लेकर कहा कि लफ्जियात का मामला छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ता जा रहा है और कवर्धा, बस्तर, सरगुजा, बीरनपुर घटना के बाद भी सरकार के प्रश्न में धर्मांतरण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। रायपुर के सभी विश्वविद्यालयों में NAAC टीम के निरीक्षण को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को 2016 NAC से A ग्रेड मिला हुआ है। इस बार 20 और 22 जुलाई को NAC की टीम छत्तीसगढ़ आने वाली है। यह विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग की जाएगी और शिक्षा व्यवस्था को और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किए जाने के बाद विश्वविद्यालयों को मार्क्स भी दिए जाएंगे। दंतेवाड़ा के गोगुंडा, सीमेल, तुम्मापाड़, गट्टापाद और तोयापाड़ा की पहाड़ियों में 48 घंटे तक संयुक्त एंटी नक्सल अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान दंतेवाड़ा सुकमा की सीमा पर सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुआ। DRG, STF, 201 कोर्स कोबरा की संयुक्त बलों ने इस अभियान को संचालित किया है। सर्चिंग के दौरान सीमेल की पहाड़ी में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुआ, जिसमें नक्सली मौके से भाग गए। शिक्षा सत्र की शुरुआत से ही शिक्षा विभाग की कमियां सामने आने लगी हैं। धाराशिव शासकीय स्कूल के बच्चे भवन और शिक्षक की कमी को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। बता दें कि बच्चे अपनी पढ़ाई की चिंता और स्कूल में कमियों को लेकर एक दिन की स्कूली छुट्टी पर मार थी, लेकिन कलेक्टर चंदन कुमार को मिलने पर पहुंचे। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। दुर्ग जिले में हर साल लगभग 80,000 से ज्यादा किसान फसल बीमा कराते हैं। कर्ज लेने वाले किसान जिला सहकारी बैंक और अन्य बैंकों से कर्ज लेते हैं। कर्ज लेने के दौरान फसल बीमा की राशि काट ली जाती है, लेकिन इस बार किसान फसल बीमा कराने सोसाइटी और मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। इस बारे में जब विभागीय अधिकारियों से ने बताया कि 2 दिन में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और बीमा कराने वाले किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। बारिश के कारण से धमतरी जिले की अधिकांश सड़कें काफी जर्जर हो गई हैं, जिससे लोगों को